के शो में। जाली अकाउंट्स केस, मफरूर मरकजी मुल्जिमान की बैरून मुल्क से वतन वापसी की कोशिशें। नैब के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम जावेद इकबाल जमीनों पर कब्जा माफिया का मास्टरमाइंड। नैब के 6 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स तनख्वाह ना बढ़ने पर मुस्ताफी। कराची नहरे ख़याम अराजी केस, मुल्जिम अब्बास अली आगा की अहम तरीन गिरफ्तारी। एंटी करप्शन ने 300 से जायद केसेस पर कार्रवाई ना की, नैब ने जवाब मांग लिया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बड़ा अहम मामला है फेक अकाउंट्स केस से मुंसलिक, और यकीनी तौर पर क्योंकि मामला सब्जेक्ट और मामला नैब के पास ज़ेर तफ्तीश है तो उसकी गहराइयों में जाएंगे, लेकिन यकीनी तौर पर उस हवाले से जरूर बात होगी कि वो मुल्जिमान जो कि मफरूर हैं या मुल्क में नहीं है इस अहम तरीन केस में यानी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, जिसके अंदर एक बड़ा अहम नाम जिसके बारे में हमने सुना कि उसकी गिरफ्तारी हुई चंद रोज कबल, चंद रोज तो नहीं बल्कि हम अब चंद माह कह सकते हैं, असलम मसूद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ये गिरफ्तारी हुई थी सऊदी अरब से और कहा गया कि इनको पाकिस्तान लाने की कोशिशें नैब कर रहा है। जल्द इनको लेकर आया जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान लाने के बाद ये एक विटनेस हो सकते हैं या इस केस में एक मरकजी मुल्जिम की हैसियत से जो इस वक्त इन पे कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की हैसियत से। इनकी एक स्टेटमेंट भी है जो आगे इन्होंने दी है, वो क्या है, और इसके साथ मोहम्मद आरिफ एक और जो कि जो कैम क्राउन इंटरनेशनल से ताल्लुक रखते हैं वो कौन है, फिर यूएई की एक और शख्सियत की स्टेटमेंट लेने के लिए क्या इस वक्त कोशिशें हुई हैं, क्या उधर से रजामंदी हुई है या नहीं हुई है, ये भी इस प्रोग्राम में जो इस वक्त है हम सवाल उठाएंगे। हम इस वक्त इस अहम तरीन मामले के ऊपर इसकी डेप्थ में जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या डिटेल्स हैं इसकी। मेरे साथ जाहिद गिशकोरी साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। जाहिद साहब, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। कब आ रहे हैं वापस असलम मसूद, मोहम्मद आरिफ साहब, फिर नासिर अब्दुल्ला जो चेयरमैन है समिट बैंक के, उनकी स्टेटमेंट कब ली जा रही है, यूनुस के दवाई, आपकी स्टोरी हमने पढ़ी, क्या इत्तलात है, कब तक आ रहे हैं वतन वापस, क्या कोशिशें नैब कर रही है, कोशिश एफआईए या दीगर इदारे कर रहे हैं, क्या मामला हैं और कितनी कंक्लूसिव एविडेंस ये लेकर इस केस की मदद साबित कर सकेंगे, इस केस को बढ़ने में आगे? खान साहब, थैंक यू वेरी मच। जो अब तक की इत्तलात हैं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही यानी कि हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि 5 जो मरकजी किरदार हैं इस फेक अकाउंट्स में और मुल्क से भागे हुए हैं, और इसमें 3 लोग दोहरी शहरियत भी रखते हैं, उनकी कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। उसमें एक जो मेजर किरदार है, आपको मालूम भी है, असलम मसूद जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनको इंटरपोल ने गिरफ्तार भी किया था 23 अक्टूबर 2018 को। वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी तबीयत बहुत नासाज है और वो दोहरी शहरियत रखते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, इंतजामात भी मुकम्मल कर दिए गए थे। अभी क्योंकि दोहरी शहरियत उसके पास है, ये एक हर्डल है, वो बरतानवी शहरी हैं, उसको पाकिस्तान लाना एक बज़ाहिर मुश्किल अमल है। जबकि मेरी इंटरपोल के हेडक्वार्टर में भी बात हुई थी, उन्होंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया है। वो ये समझते हैं कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, उसके मेंबर कंट्री से ली जा सकती है। इसके अलावा यूनुस को दवाई इतना एक मरकजी किरदार है जिस तरह असलम मसूद है। असलम मसूद करता धरता था ओमनी ग्रुप का, और उसने अपना एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है जेआईटी को, जिसमें 40 से ज्यादा सवालात उनसे पूछे गए थे, उसके तफसीली जवाबात उसने दिए हैं और ये तमाम चीजें उसने तस्लीम की हैं। और यूनुस को दवाई जरदारी ग्रुप के साथ मुबैना तौर पर उसका करता धरता है, और पाक लेन या उसके बिजनेस पार्टनर भी जेआईटी का ये दावा है, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने किया है कि वो एक अहम रोल प्ले कर रहा था, वो मुल्क से बाहर है। वो ये 2 अहम किरदार हैं जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप के लिए। साथ ही एक कंपनी कैम क्राउन इंटरनेशनल जो कि
मजीद फैमिली ओन करती है उस कंपनी को, दुबई बेस्ड कंपनी है। उसके चीफ जो अकाउंटेंट हैं आरिफ खान, उसका किरदार भी बड़ा अहम है क्योंकि 27 अरब रुपया उस कंपनी ने मुख्तलिफ एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर किया है मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे साउथ अफ्रीका, पेरिस, केनिया, इंडिया, श्रीलंका, यूके, मुख्तलिफ लोगों को पैसा ट्रांसफर होता रहा है। तो आरिफ खान भी भागा हुआ है, ये भी मुल्क से बाहर है। फिर एक और कंपनी है जो कि पैराडाइज ट्रैवल लिमिटेड के नाम से थी, दुबई बेस्ड कंपनी है। आजम खान वजीर उस कंपनी को ओन करते हैं, वो भी अहम किरदार है, वो भी भागा हुआ है। साथ ही उमैर एसोसिएट एक मेजर कंपनी है जिसने 7 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन फेक अकाउंट के थ्रू की। उमैर नामी एक शख्स है, कराची बेस्ड था ये पहले, लेकिन आजकल ये भागा हुआ है, मोहम्मद उमैर। ये सारे अहम नाम है इस पर, इस जो केस से मुंसलिक है, जिनको लाने की कोशिशें हो रही है। शोरी साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया और इस अहम तरीन स्टोरी पे जो डेवलपमेंट है वो आपने हमसे शेयर की है, क्योंकि ये अहम केस है और इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त आपके सामने रख रहे हैं। एक और बड़ी अहम पेशरफ्त आपके सामने रखते हैं, और हमें जो हमारे इल्म में आई बात के एंटी करप्शन के पास, यानी सूबे सिंध के एंटी करप्शन के पास 300 ऐसे केसेस जो कि जिन पर कार्रवाई आगे बढ़ती नहीं, कार्रवाई रुकी हुई है। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी हम आपके सामने कई बार ऐसे केसेस रख चुके हैं जहां एंटी करप्शन केस को उठाती है, मामले को आगे बढ़ाती है, फिर आईओ एक रिपोर्ट लिखता है, सोर्स रिपोर्ट होती है, फिर एफआईआर की रिकमेंडेशन दी जाती है, मामला रुक जाता है। यहां पर नैब की तरफ से कहा जा रहा है कि खत लिखा गया है कि आपने मुआहदा किया था हमसे 2016 में कि जो एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर का केस होगा वो नैब करेगी और उससे नीचे केस एंटी करप्शन करेगी। आपने क्या केसेस किए हैं, उनकी क्या कार्रवाई की है? ऐसे 300 केसेस पर नैब ने एंटी करप्शन से इस पर तफसीलात तलब कर ली है। इस अहम तरीन स्टोरी पर बात करते हैं। मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराता चलूं। जनाब इमदाद सोमरो साहब सीनियर सहाफी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में। मियां अशफाक साहब माहिर कानून है नैब के, और जनरल अमजद शोएब साहब भी होंगे, लियाकत शहवानी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। इमदाद सोमरो साहब, एंटी करप्शन सूबे सिंध में आखिर क्या कर रहा है? ये सवाल था, लेकिन अब तो नैब भी लगता है कि ज्यादा खुश नहीं है, कह रहा है 300 केसेस रुके हुए। क्या माजरा है आखिरकार, क्या चल रहा है एंटी करप्शन में? जी सैफान भाई, ये हमारे जो सिंध के हुक्मरान है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई क़यादत है, वो उनका एक दलील बड़ा एक अजीब होता था कि 18वीं तरमीम मंजूर हो गई है, उसके बाद जो करप्शन का जो इशू है वो सूबाई सब्जेक्ट है, इसलिए सिंध के मामलात में सूबाई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके मामलात में नैब और FIA दखल अंदाजी ना करें। बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया था, इन्होंने एहतजाज किया था। उसके बाद 2016 में नैब और सिंध के एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से एक मुआहदा हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि 10 करोड़ से कम मालियत के जितने भी करप्शन केस हैं वो नैब के पास अगर मामला आता है तो नैब उसको रेफर करेगी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की। अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि 300 केसेस हैं, तकरीबन 300 और कुछ हैं केसेस हैं जो नैब ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भेजे थे, लेकिन उन पर कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई काम नहीं हुआ है। तो नैब ने उनसे वजाहत मांगी है कि आप वजाहत करें कि इन केसेस का क्या हुआ, इसका डिस्पोजल क्या हुआ, जो मुल्जमान थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। अच्छा इमदाद साहब, इसकी मजीद तफसीलात हम जानते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं वापस। तो ये और इसके साथ कुछ अहम तरीन गिरफ्तारियां नैब कराची की तरफ से रिसेंटली हुई, और फिर एक बड़ी खबर जिसका ताल्लुक नैब से ही है कि आखिर प्रोसिक्यूटर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही या तनख्वाह कम मिल रही है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स, और इसका असर क्या पड़ेगा केसेस के ऊपर, इंपॉर्टेंट तरीन नैब के जो सिंध में है। जानेंगे इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन इंकशाफात हो रहे हैं। असलम मसूद को पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, आपको बताया। नैब ने क्या एंटी करप्शन सिंध से कहा है स्पेसिफिकली, वो हम गुफ्तगू कर रहे थे। और 300 केसेस हैं, ये 300 केसेस में इनमें बड़े बड़े केसेस भी हैं। कुछ दिन कबल हमने महकमा खुराक, जहां बरदाने के नाम के ऊपर किस तरह से बदनवानी हो रही है और किस तरह अकाउंट्स में पैसा जा रहा है और फिर क्या क्या हो रहा है, वो भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो ये अहम तरीन केसेस हैं जो एंटी करप्शन सुस्त रवि का शिकार है। इमदाद सोमरो साहब, आप फरमा रहे थे कि
माजरा आखिर है क्या, ये क्यों रुक रहे हैं केसेस? और हम तो सुन रहे हैं कि सियासी शख्सियत के करीबी लोग भी हैं, इस वजह से केसेस दबे हुए एंटी करप्शन में। क्या माजरा है? देखें सैफान भाई, एंटी करप्शन में टीम तो इस वक्त बड़ी अच्छी है। मुख्तार सुमरो साहब चेयरमैन हैं, फयाज अब्बासी साहब हैं डायरेक्टर हैं, ज़मीर अब्बासी साहब हैं, बहुत से अच्छे नाम हैं, जाहिद मीरानी है, उर्स जरदारी साहब हैं। टीम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन ऐसा है, मिनिस्टर भी अच्छे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब अच्छी बातें करते हैं, साफ़ सुथरे बंदे हैं वो, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेशन है, उसमें जो कमेटीज़ हैं, उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो आपके पास SAC 3 है, एंटी करप्शन कमेटी 3, जिसका सरबराह DC होता है, और उससे ऊपर आ जाए तो कमिश्नर होता है, SAC 2 का सरबराह, SAC 1 का सरबराह चीफ सेक्रेटरी होता है। तो वो इतने मरहले ज़्यादा है कि उसका काम वैसे ही सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। दूसरा, सिंध का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर है, और वहाँ पर सियासी मुदाखलत इतनी है कि उसको सही तरीके से काम ही नहीं करने दिया जा रहा। मैं आपको दो तीन मिसालें दूँ। मिसाल के तौर पे सिंध यूनिवर्सिटी में जो करप्शन थी, जो वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह बुरफत थे और उनकी टीम के कोई 67 लोग थे, वहाँ पर जो करप्शन हुई थी, एंटी करप्शन ने ज़बरदस्त काम किया, सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए, जान फशानी से काम किया, और जब वो मंजूरी के लिए पहुँचा तो आज 2 महीने हो गए हैं, वो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने वो समरी रोक रखी है। वो इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं कि उनके खिलाफ जो मुल्ज़मान है, जिन्होंने करप्शन की है, जिनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, इजाज़त नहीं मिल रही है कि उनके खिलाफ FIR हो। दूसरा एक हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें महमूदाबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 90 एकड़ ज़मीन थी, जो मुस्तफ़ा कमाल और उसके जो साथी थे अफसरान, उन्होंने अपने MQM के जो वर्कर थे उनको वहाँ पर बसाया था। वो भी करप्शन साबित हो चुकी है, 7 अरब रुपए की करप्शन है, वो भी फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे। उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन आई है कि इनके खिलाफ FIR दाखिल की जाए, उसके खिलाफ भी FIR नहीं हो रही। 250 एकड़ ज़मीन का एक मामला है जिसका इल्ज़ाम जहांगीर खान तरीन पे आ रहा है, लेकिन एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के शायद वहाँ पर जाते हुए पर जलते हैं, वो भी मामला अभी तक तातुल का शिकार है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि एंटी करप्शन के एक मिनिस्टर होते थे जो ख्वाब देखने में बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने एक सहाफ़ी को अलग अलग बुलाया और उसको 5,000 से लेकर 10,000 का लिफाफा दिया। जब एक सहाफ़ी ने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा ये आपके लिए चाय पानी है। सहाफ़ी ने कहा कि आप खुद कह रहे हैं कि हम करप्शन कंट्रोल करते हैं, आप खुद करप्शन कर रहे हैं, आप खुद हमें रिश्वत दे रहे हैं। तो ये मामला है सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का। जब तक उसमें बड़े रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, बड़े पैमाने पे उस पर तब्दीलियां नहीं आती, टीम अच्छी नहीं आती, तो ये मामला ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे। टीम की बात हो ही रही है तो ये नाज़रीन को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो आपने खबर सुनी होगी एंटी करप्शन की, अभी आपको बताई है कि नैब की जो टीम है प्रोसिक्यूटर्स की, जो 9-9 साल से नैब के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, वो टीम नैब की जो है इस वक्त आगे पीछे हो रही है। 6 प्रोसिक्यूटर्स कहा जा रहा है छोड़ के चले गए, तनख्वाह ना मिलने या तनख्वाह कम मिलने के ऊपर, कम तनख्वाह बढ़ती नहीं उनकी तनख्वाह, उनके जो बेनिफिट्स हैं नहीं बढ़ रहे। ये कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि कराची के अंदर अरबों रुपए केसेस हैं। सिर्फ डॉक्टर आसिम का केस ही 462 बिलियन रुपीस का है। मियां इशफाक साहब, आप माहिर कानून हैं, नैब देखते हैं। सर मेरे पास ये नाम है उन 6 प्रोसिक्यूटर्स के। इसमें कैलाश अशोक हैं, जाहिद हुसैन हैं, इसमें खालिद महमूद आवान हैं, हुमायूं आवान हैं, इसके अंदर कलहोड़ो साहब हैं, न्याज हुसैन मीरानी साहब हैं। अंदर की बात क्या है मियां इशफाक साहब, क्यों लोग जा रहे हैं छोड़ के? क्या वजह है नैब के केसेस की पैरवी नहीं हो रही आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 6 प्रोसिक्यूटर्स की ही बुनियाद पे नैब अपने कराची के तमाम केसेस ट्रायल कोर्ट में प्रोसीड करती है। तो अगर ये 6 का रेजिग्नेशन जो है वो टेंडर हो गया है, तो डेली बेसिस पे नैब के कमो बेश 30 से 40 इंपॉर्टेंट केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस जो नैब ने रेफरेंस फाइल किए हैं वो मुतासिर होंगे। और इन 30 से 40 रेफरेंसेस में, जो कि 4 डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग है, इसमें कमो बेश 100 या 125 मुल्जिमान डेली पेश होते हैं। इसी तरह बेशुमार गवाहान हैं जो कि पूरे मुल्क से जो सा गवाही देने नैब के केसेस में आते हैं, और सिर्फ इन लोगों की अदम मौजूदगी से इंतहाई एक क्याओस जो सा वो क्रिएट हो जाता है कार्रवाई ना चलने की सूरत में। इनकी बेसिक रीजंस और कॉजेज जो है वो रेजिग्नेशन की जो सी है, जो मेरे इल्म में है, वो ये है कि इनकी सैलरी इंतहाई लो है। एक तरफ तो आपने इनको अरबों और खरबों रुपए के केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है, और इनके पास एट अ टाइम तकरीबन 70
70 केसेस हैं जो इन्होंने प्रोसिक्यूट करने हैं, लेकिन इनकी माहाना तनख्वाह जो है वो 1,30,000 रुपए के करीब है। पहली बात तो ये कि इनकी इनकम बहुत ही ज्यादा लो है, जो कि किसी स्पेशल प्रोसिक्यूटर के लिए ये दिस इटसेल्फ इज अ कंटेम्प्ट, ये बहुत तौहीन अमेज जो सा वो रवैया है। दूसरी चीज जो सा मैं पॉइंट आउट करता चलूं कि इन लोगों की कोई किसी किस्म की जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इतने पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इदारे में ये लोग साल से सर्व कर रहे हैं और इनको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किया जाता है। और इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि इन लोगों का अपना कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओपिनियन, कोई इंडिपेंडेंट लीगल ओपिनियन इनको फॉर्म करने की भी इजाजत जो सा है वो इस बुनियाद पर नहीं दी जाती कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। अगर ये परमानेंट एम्प्लॉय हो तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी लीगल ओपिनियन, लीगल इनपुट देके ज्यादा बेहतर तरीके से फाल किरदार अदा कर सकते हैं। सो इनको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के तौर पर रखना भी ये सिर्फ यही है कि नैब जो एग्जेक्टिव साइड है वो इनको अपने कंट्रोल में जो सा रखना चाहती है। तीसरी चीज ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में जो भी कोई सरकारी मुलाजिम है उसके लिए कुछ ना कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, कोई मेडिकल, कोई ना कोई साइड बेनिफिट्स होते हैं। ये एक वाहिद ऐसे प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज जो सी हैं, कोई किसी किस्म के अलाउंसेस, किसी किस्म का कोई बेनिफिट सैलरी के अलावा जो इनकी बेसिक सैलरी है वो नहीं है। तो ऐसे हालात में जो ये प्रोसिक्यूटर काम कर रहे हैं, और आप ये देखें कि इनमें वो लोग हैं जो 9 साल से काम कर रहे हैं। नैब के केसेस, फाइनेंशियल क्राइम के केसेस में इतना आसान नहीं है प्रोसिक्यूशन करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और अब जबकि ये लोग इंतहाई एक्सपर्ट हो गए हैं और इनकी बुनियाद पर ही जो है वो नैब अपना निजाम ट्रायल कोर्ट्स में चला रही है, और उसके बावजूद इनके साथ शदीद ज्यादती होना ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और ये मुमकिन तौर पर जो है वो नैब के जो सरबराहान है इनकी बदनीतियों में से एक बदनीति है कि इन लोगों को जो है वो जानबूझकर ये इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं करना चाहते, या इन लोगों का जो है वो केयरटेक नहीं करना चाहते, जिससे पूरा इंसाफ का निजाम, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में वो बड़ा शदीद तरीन जो है मुतासिर होना शुरू हो गया। एग्जैक्टली, बड़ी अहम बात है। इसी के साथ एक और अहम बात आपके साथ सामने रखते चलें, क्योंकि जहां नैब कराची की कार्रवाइयां जारी हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बताया आपको, तो कुछ रोज कबल नहरे ख्याम केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट अरेस्ट हुआ, और ये अरेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिसका अरेस्ट हुआ उसका ताल्लुक जिससे जोड़ा जा रहा है वो शख्स इस वक्त कहा जाता है कि शायद है नहीं, पाकिस्तान में नहीं, मफरूर है, मंजूर कादिर काका। उन्हीं के एक जो प्रेस रिलीज सामने आई उसमें नैब कराची यस्टरडे इवनिंग अरेस्टेड वन अब्बास अली आगा wanted in an investigation against मंजूर कादिर काका, former DG SBCA, pertaining to नहरे ख्याम। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है नहरे ख्याम का। ये जो प्लॉट है, ये जो अब्बास अली आगा जिनको गिरफ्तार किया गया, उन पर इल्जाम है जी कि who is convinced with मंजूर कादिर काका was involved in illegal restoration of a 4,000 square yard plot, 4,000 गज का प्लॉट इन्होंने रिस्टोर किया नहरे ख्याम के ऊपर, ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में। जो प्लॉट की वर्थ है वो 2 अरब रुपए है। अब्बास अली आगा, इनके साथ अदर डायरेक्टर्स वर इलीगल बेनिफिशियरी ऑफ द सेट प्लॉट टू डिपोज्ड ऑफ द सेट प्रॉपर्टी बाय चीटिंग परचेजर पार्टी। Initial interrogation has led to revealing pointations that would serve as potential leads. Arrested accused would be produced before accountability court. ये एक दिन कबल की प्रेस रिलीज है, तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश ये हो चुके हैं अब्बास अली आगा साहब। हमारे साथ शहवानी साहब, लियाकत शहवानी साहब, एक तरफ पाकिस्तान लाने की कोशिशें हैं कुछ मरकजी मुल्जिमान को, दूसरे यहां कुछ नैब की तरफ से अरेस्ट हुए हैं। ये नहरे ख्याम केस बड़ा जरूरी है कराची की जमीनों के लिहाज से। कितनी अहमियत है आपके नजदीक ऐसे मामलात की, और कितना घेरा तंग हो रहा है इस पर ऐसे क्रिमिनल से खिलाफ आपकी नजर में? देखिए सैफान, ज़मीनों पे कब्ज़े और ज़मीनों के जो इंतकालात हैं उनकी टैंपरिंग, फूड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सीएन डिपार्टमेंट के जो कंस्ट्रक्शन के ठेके हैं, सरकारी जो महकमे हैं, इनमें जो मेन करप्शन का पैसा जो है वो यहीं से आता है। और चाइना कटिंग के हवाले से कराची बड़ा मारूफ रहा है, और आपको पता है कि कराची पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा शहर है, और वहाँ पर जो ज़मीनों की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बड़ा इजी रास्ता है पैसे कमाने का, और इसमें सिर्फ ये काका नहीं बल्कि ये पूरा एक माफिया है। ख़ुसूसन सिंध में आप देख लें, ये गुज़िश्ता जो 10 सालों में NFC अवार्ड के मद में, डायरेक्ट ट्रांसफर्स के मद में, और ग्रांट्स एंड एड के हक में, और फिर जो सिंध के रेवेन्यूज़ के पैसे हैं उसमें तकरीबन 7,000 अरब रुपए जो है सिंध को ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसका 10% वो 700 अरब रुपए बनता है, जो इसी जाली बैंक अकाउंट्स इसी सिलसिले में गर्दिश में नजर आते हैं।
तो इस तरह की जो ये केस हैं, इसी तरह रूफी बिल्डर्स को जो जावेद इकबाल ने जो मलिर का जो जमीन है वो उसे किस तरह उन्होंने ट्रांसफर किया, और ये जावेद इकबाल उसने 2015 में 73 एकड़ जमीन जो है उन्होंने वापस सरेंडर भी किए, उसके बावजूद भी ये शख्स इसके खिलाफ घेरा तंग नहीं हुआ और वो अब जाके अगेन नैब के घेरे में आ गया। इस वक्त देखें, जो मुर्दा नैब थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने तो जिंदा कर दिया है, लेकिन ये जो जिंदगी के समरात हैं, अपने स्टाफ के जिंदगियों में वो ऑक्सीजन नहीं भर रहा नैब, जिसकी वजह से अब जो आपने जिक्र किया प्रोसिक्यूटर्स ने उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इससे मजीद मायूसी पहले भी मीडिया पे हम आप सब ये बताते रहे कि नैब खुदारा अरबों रुपए के केसेस, इस वक्त 900 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो अंडर ट्रायल हैं नैब के, 1210 केसेस हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में नैब के, इतने ह्यूज अमाउंट के केसेस चल रहे हैं, लेकिन नैब अपने रिफॉर्म्स नहीं कर रहा, अपने स्टाफ प्रोसिक्यूटर्स के जो तनख्वाह है, पैकेजेस हैं, फैसिलिटीज हैं, प्रोटेक्शन है, उस पर वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ चंद बड़े ऑफिसर जो है उसी के गिर्द सारा नैब का सिलसिला घूम रहा है। और इस वक्त जो है जो पाकिस्तान का माफिया है, जो करप्ट माफिया है, उसमें देखिए जो भी केस, जिस केस को आप तक लगाएं, अरबों रुपए के केसेस हैं। अभी आप जो जमीन का बात कर रहे हैं, ये काका का, इसमें 2 अरब रुपए की जमीन है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर एक तरफ अरबों रुपए के केसेस हैं, दूसरी तरफ 1,30,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया तनख्वाह, ये कुछ भी नहीं है और प्रोटेक्शन भी इन लोगों को हासिल नहीं है। इस वक्त नैब का जो मुकाबला है पाकिस्तान के ताकतवर माफिया के साथ है, चाहे वो पंजाब में है, सिंध में है, चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे केपी में है। जो दूसरे केस का जिक्र किया जावेद इकबाल में, वो भी नाज़रीन के सामने हम बताते चलें, क्योंकि जमीनों की बात हो रही है। तो ये दूसरा अहम जो मामला आया सामने, वो नैब कराची ने अरेस्ट किया एक जावेद इकबाल को और उसके साथ एक वसीम को, जो उसका साथी बताया जाता है। ही वाज वांटेड इन एन इंक्वायरी अगेंस्ट Roofy Builders and Developers, और ये जावेद इकबाल is a builder working under the name of Ghani Builders, who is prima facie involved in embezzlement of 19 acres precious land situated in Malir 33, जो स्कीम 33 है उधर वहां पर है। और इसके बारे में कुछ और इंकशाफात हैं जो आगे हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे भी, क्योंकि ये जो लैंड है ये ट्रांसफर हुई एक बिल्डर को, उधर से एक इलीगल प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ जिसका नाम पर्ल सिटी था। फिर उसके बाद ये जमीन जो थी वो उसकी जो मालियत 3 अरब रुपए बताई जाती है। और ये मामला इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और मलीर के और इलाकों के अंदर भी यही शख्स जावेद इकबाल करता रहा है। लेकिन इमदाद सोमरो साहब, आपके नजदीक प्रोसिक्यूटर छोड़ के जा रहे हैं, नैब गिरफ्तारियां कर रहा है, ये करेंगे क्या केसेस का? गिरफ्तार होगा बंदा, जेल जाएगा, आगे प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, क्या होगा फिर? मियाँ साहब ने जैसे नैब के प्रोसिक्यूटर्स की बात की, मैं उनके तमाम तर बातों से इत्तेफाक करते हुए थोड़ा बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखें, नैब में सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, नैब सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटर्स है उस पर नहीं चलती। असल मामला होता है कि कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो मवाद पहुंचता है उसको प्रोसिक्यूट करके उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना। तो प्रोसिक्यूटर का जो शोबा है वो इतना ही अहम है जितना इन्वेस्टिगेटर्स का। प्रोसिक्यूशन को लेस इंपॉर्टेंस देना, उसको कम तर दर्जे का कोई सेक्शन समझना बिल्कुल गलत होगा। आप देखें कि जितने भी एडवोकेट जनरल ऑफिस होते हैं, एडवोकेट जनरल की आप मराद देखें 30-35 लाख रुपए के लगभग होती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल होता है वो 10-12 लाख रुपए का पैकेज उठाता है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होता है वो 5-6 लाख रुपए का पैकेज, गाड़ियां, गार्ड और सब कुछ वो रखता है। और ये सारे के सारे वो होते हैं जो सारे पॉलिटिकल बेसिस पे होते हैं। एक आध को छोड़कर सारे के सारे सिफारिशी और नाअहल हैं जिनको अदालतों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं होता। ठीक है, वो ऐसे वकील होते हैं जो काम नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि 50 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ की फीसें लेने वाले वकीलों का सामना ये 1 लाख या 1.25 लाख रुपए। ये इस बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आते हैं वापस। तो आपके सामने ये जो अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई हैं, नैब के चल रहे हैं, एंटी करप्शन के चल रहे हैं, नैब आखिर कर क्या रहा है, सुबह सिंध में क्या लोग मुतमईन हैं? और हम जानेंगे, ये सवाल उठाएंगे कि आखिर कारकर्दगी कैसी जा रही है स्पेसिफिकली इन कराची। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन केसेस जिनका ताल्लुक बिलखुसूस सूबे सिंध, नैब सिंध की कार्रवाई, नैब कराची की कार्रवाई कवर हो रही हैं। सिंध में जो अहम तरीन केसेस हैं फेक अकाउंट्स केस, इस फेक अकाउंट्स केस में जो मुल्जमान को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं इस पर तहकीकाती इदारों की तरफ से, FIA या नैब की तरफ से, हमने वो बेनकाब की आज के प्रोग्राम में। अब आपको ये बता रहे हैं कि कुछ अरेस्ट हुए हैं रिसेंटली। जैसे मैं आपको बता रहा था जी, जावेद इकबाल साहब का अरेस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट केस है, क्योंकि जब अरेस्ट हुआ उसके बाद नैब ये लिखती है कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अदर केसेस आल्सो। अब ये अदर केसेस जो हैं, these cases that include charges of basically grabbing illegal government land in District East and Malir involving hundreds of acres of precious lands. He executes his offences through modus operandi of getting such illegal lands kept with the titles of companies employees like Wasim and later disposes of such properties. यानी ये प्रैक्टिस में थे मुल्जिम कि ये बाकायदा इनका ये काम करने का तरीक़ार था कि वो ज़मीनों पर कब्जा करते थे और फिर अपने कंपनी के एम्प्लॉइज़ के नाम पर, जैसे वसीम जो गिरफ्तार हुआ साथ, वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ करते थे। इन्होंने इससे पहले नैब को तकरीबन 73 एकड़ की एक ज़मीन जो थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में थी, 2015 में वो सरेंडर की थी, जो एडमिशन ऑफ ऑफेंस के बाद उन्होंने की थी। और केसेस के अंदर भी बात की जाए तो ही इज ऑल्सो फेसिंग अ चार्जेस ऑफ करप्शन इन 124 एकर्स ऑफ लैंड कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एंड मलीर। ये अहम तरीन गिरफ्तारी नैब की तरफ से हुई। आपको हम एक फहरिस्त भी दिखा रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स की, जो स्पेसिफिकली ऑफिस ऑर्डर है 30 जनवरी 2019 का, जो कि द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी with the approval of the chairman NAB has been pleased to approve extension। ये सर्विसेज एक्सटेंड हुई हैं कुछ प्रोसिक्यूटर्स की, और ये मंथली फी बेसिस के ऊपर जो इस पर है, इनकी तकरीबन 31 प्रोसिक्यूटर्स हैं जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स और प्रोसिक्यूटर्स जिनकी जो इस पर है, इनकी जो एक्सटेंशन हुई है, और ये 30 जनवरी 2019 का ऑफिस ऑर्डर है जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इमदाद सोमर साहब, अहम मामला ये है कि कराची में ये मामला चल रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कोशिशों में है कि ये केसेस जो फेक अकाउंट्स केस के, ये इस्लामाबाद से कराची आ जाएं। कराची में प्रोसिक्यूटर छोड़ के जा रहे हैं, कराची में ये हो रहा है, यहाँ पर एंटी करप्शन रुकी हुई है। क्यों कोशिशें हैं ये आखिरकार? सियासी वजह क्या है इसकी? क्या मामला चल रहा है अंदर पसे पर्दा? देखें सैफान भाई, उसूली तौर पे तो ये केसेस जो हैं सिंध में चलने चाहिए, कराची में चलने चाहिए, क्योंकि ऑफेंस भी यहाँ का है, कराची का है, सिंध का है, और मुल्ज़मान का भी अक्सर व बेशतर ताल्लुक सिंध से है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि ये सारे मामलात नैब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चलेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि आपको याद होगा कि JIT के जितने भी मेंबर थे, वो ISI के ब्रिगेडियर साहब से लेकर FIA के जितने भी अफसरान थे, FBR के थे, उन सब ने कहा कि हमारी जानों को ख़तरा है उन मुल्ज़मान की तरफ से जिनके नाम JIT में या इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आए हैं। JIT की रिपोर्ट का ये एक हिस्सा है जिसमें अनवर मजीद की जो अहलिया है, नाजली मजीद साहिबा, उन्होंने JIT के मेंबरान को वहाँ पर धमकियाँ दी थी और उनको कहा था कि आपके फेसेस चेहरे मुझे नज़र आए हैं और आपको उसका सख्त हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जरदारी साहब और उनकी जो टीम है, उनका जो टोला है, उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि ये सारे मामला सिंध में चलें, कराची में चलें। लेकिन एक बहुत बड़ा तारीख भी है जरदारी साहब और उनके जो ग्रुप है उनके साथ वाबस्ता। वो सिंध में शुगर मिलों पे कब्जे से लेकर जस्टिस निज़ाम कत्ल केस, उनके बेटे बैरिस्टर नदीम कत्ल केस, आलम बलोच कत्ल केस, या सबसे शुरू में 2008 में 1988 में जो एक बुखारी साहब आए थे, उनकी टांग पर बम बांध के उनसे पैसे निकलवाने से लेकर गुंडागर्दी, कत्ल गारतगिरी का एक बहुत बड़ा एक लंबा सा एक किस्सा है। तो यहाँ पर अगर ये किस्सा चला तो नैब के इन्वेस्टिगेटर्स, नैब के प्रोसिक्यूटर्स, FIA के इन्वेस्टिगेटर और हर वो आदमी जो इनके खिलाफ गवाही देगा, हर वो आदमी जो वादा माफ गवाह बनना चाहता है, हर वो आदमी जो गवाही देने की कोशिश करेगा या कागजात फराहम करने की कोशिश करेगा, तो उनकी जानों को खतरा है। तो इसलिए जरदारी साहब, अनवर मजीद साहब या जितने भी साहिबान हैं इसमें अक्यूज्ड हैं, अगर वो साफ हैं, उनके हाथ साफ हैं जैसा कि वो दावा करते हैं, तो उनके खिलाफ अगर ये मुकदमा इस्लामाबाद में चले, रावलपिंडी में चले, तो उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं साफ हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा केस भले लाहौर में चले, इस्लामाबाद में चले, कोई सी भी टीम करे, लेकिन अगर मेरे दिल में चोर होगा और मैं हकायक को तोड़ना मरोड़ना चाहूंगा
और प्रेशर डालना चाहूंगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरा मुकदमा मेरी मनपसंद जगह पे चले। तो लीगल एक गुंजाइश भी मौजूद है, ऐसे प्रेसिडेंट्स भी मौजूद है जहां पर ऐसे हालात हों तो केस कहीं और भी चलाया जा सकता है। जबकि इस मामले में पाकिस्तान की आला अदलिया का वाज़ेह फैसला मौजूद है। तो मेरी जाती राय में कि ये जो केसेस हैं ये कराची के बजाय रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये जो इसके अलावा जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जमीनों के हवाले से केसेस जिनमें पेशरफ्त हो रही है, नहर ख़याम स्कैंडल के हवाले से, और आपको मलीर की स्कीम 33 में एक और जमीन का आपको बता रहे हैं, फिर एक बिल्डर की गिरफ्तारी का आपको बता रहे हैं। ये जो गिरफ्तारियां चंद दिनों में हुई हैं, मियां अशफाक साहब, क्या नैब कराची के पेश से आप मुतमईन हैं? क्योंकि यहां पर कुछ लोग इस पर सियासी बुनियाद पर भी और वैसे नैब को तो तनकीद कर रहे हैं, कराची की नैब के कहते हैं जी कि ये थोड़ा स्लो पेस में चल रही है। डू यू एग्री विद दिस फैक्ट या डू यू थिंक दिस इज ओनली अ स्पेकुलेशन? ऐसा कुछ नहीं है अशफाक साहब? नहीं, आई मस्ट एग्री विद दिस फैक्ट फॉर द रीजंस कि आप ये देखें, फॉर द लास्ट 3 वीक्स जो कोर्ट रिपोर्टिंग हो रही है, जो नैब का डिविजनल बेंच है विच इज नाउ हेडेड बाय दी चीफ जस्टिस, दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, वो डेली बेसिस पे अब उनकी जरा अप्रोच उनसी वो जरा डिफरेंट हो गई है नैब के केसेस को देखने की, एंड दैट इज मेनली यू नो लाइक रिगार्डिंग दी डिले दैट हैज बीन कॉज्ड बाय द नैब इन दी इंक्वायरीज। वो क्या है, आप ये देखें कि नैब ने कॉल अप नोटिस इशू किया लोगों को 2014-15 में, लाइक 4 years 3 years बैक। कोर्ट ने पूछा नैब से डेली बेसिस पे, आप ये सबसे पहले पूछा जाता है कि आप ये बताएं फॉर द लास्ट 3-4 years आपने इस शख्स के खिलाफ क्या इंक्वायरी की है। अगर आप इस कोई इंक्वायरी में फॉर द लास्ट 3-4 years इन्वॉल्व नहीं कर सके या इसके खिलाफ कोई मटीरियल नहीं मिला, तो वाई ही इज ऑन बेल, इसकी क्यों ना हम जो है वो स्ट्रेट अवे आपको दो तरह के अब जो है वो कोर्ट रिलीफ दे रही है। एक ये कि फौरी तौर पर कह रही है कि ये बंदा जो है वो अपनी जमानत वापस ले ले, और अगर नैब को कल को किसी वक्त अगर इसी पेज से चलना है तो कोई मटीरियल इसके खिलाफ मिलता है तो आप स्ट्रेट अवे जो है इनको आगाह कर दीजिएगा ताकि दोबारा कोर्ट में रेमेडी जो है ये अवेल कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ये कर रही है कि तमाम केसेस में, एंड आई टेल यू दीज केसेस आर इन हंड्रेड्स इन नंबर्स, जिनमें इंक्वायरीज जो है वो फॉर द लास्ट 3-4 years नैब की पेंडिंग है, उनमें अब कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिए हैं कि कोई ऐसा केस जो कि 3 साल से ज्यादा पेंडिंग हो गया है, जिसकी इंक्वायरी पेंडिंग हो गई है, दैट हैज टू बी कंक्लूडेड इन अबाउट 3 weeks 4 weeks। जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है उनको कह दिया कि आप 2 to 4 weeks में जो है इनको करके लेके आए। और जिन केसेस में जो है वो नैब को किसी तरह का आज तक कोई मटीरियल नहीं मिला या वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सके, उन लोगों को जो है स्ट्रेट अवे कह दिया कि आप जो है वो अपने घर जाएं, जमानत अपनी जो है वापस ले लें। और नैब की डेली बेसिस पे अब अदालतें जो है सर्जरिश कर रही हैं। फॉर द लास्ट 4 weeks नैब के डायरेक्टर जनरल सिंध जो है वो 5 से ज्यादा मरतबा अदालतों में जाती तौर पर जो है बुलाए गए हैं। तो ये हालात है कि नैब बहुत ज्यादा स्लो पेस पे तो चल रही है। और मैं ये भी बता दूं कि ये वाज़ेह तौर पर बात है कि नैब सिंध की जो पेस मुख्त केसेस बनाने में है, वो केसेस फाइल करने में है, वो अपनी जगह पे है। प्रोबेबली शायद उनके पास भी बहुत ज्यादा लोड ऑफ वर्क आ गया, जिसकी वजह से उनकी जो उनकी इफेक्टिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इस पे भी जो है वो नैब के चेयरमैन साहब को गौर करना चाहिए कि अपने नैब के तफ्तीशी अफसरान पर इतना बोझ डालें जितना वो उठा सके, क्योंकि इसका वाज़ेह नुकसान जो है वो बहुत से ऐसे बेगुनाह लोगों को भी होता है जिनका केस जो है वो उनके खिलाफ बन रहा नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती नैरो इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे उनको भी फिक्स करके जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ता है, जिससे उनकी ना सिर्फ ये कि रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज होती है बल्कि तकरीबन अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अदालतों में गुजारते हैं। आपका कमेंट इस पर क्या होगा? आप डू यू आल्सो एग्री विद दिस कि नैब बिलखुसूस सिंध में जो कार्रवाइयां हो रही हैं या जो पेस है सैटिस्फैक्टरी नहीं है? अगर शहबानी साहब, डू यू एग्री विद दिस फैक्ट? जी, इसलिए मैं एग्री करूंगा कि सिंध में जो नैब ने केसेस टेक ओवर किए हैं या एफआईए ने ये रिसेंट इन्होंने शुरू किए हैं, बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद में पैनामा स्कैंडल आने के बाद जो जेआईटी बनी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन और डायरेक्शन और प्रोटेक्शन उस सपोर्ट की बुनियाद पे यहां पर हाई प्रोफाइल केसेस नैब ने चलाए और फिर जेआईटी ने जिस तरह प्रोब की शरीफ फैमिली को, उसके बाद एक हौसला बढ़ा यहां पर। वरना